रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको ध्यान रखना है साथियों, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। आंसर आपका भी होगा। कहने के दाब यानी कि प्रेशर का मात्रक साथियों क्या होता है? तो दाब यानी कि प्रेशर का मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। तो पास्कल आपका जवाब होना चाहिए। कह रहे कि प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं साथियों? लाल, हरा, नीले की अगर बात करें तो यही तो प्राथमिक रंग कहलाए जाते हैं, यानी कि प्राइमरी कलर्स, इन्हीं को ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता दीजिए। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा साथियों टंगस्टन का बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 24 घंटे का होता है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी नहीं बल्कि बी हो जाएगा। यानी कि शेविंग दर्पण के यानी कि शेविंग दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? शेविंग बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मैं कहूंगा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा दी गई थी? ये तो साथियों मोस्ले के द्वारा दी गई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं साथियों। नाइट्रस ऑक्साइड कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूंगा दूसरे वाले ऑप्शन में है। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस इसको कहा जाता है। कह रहे कि भारी जल यानी कि हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल यानी कि हैवी वाटर की अगर बात करते हैं तो साथियों क्या है? फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो D2O है। D2O कहां पर लिखा हुआ है? D2O आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि चूने के पानी का रंग दूधिया किस गैस के कारण हो जाता है? तो पता किसकी वजह से होता है साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन किन गैसों के कारण होती है? मुझे बताइए। तो अम्लीय वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो किन गैसों के कारण होती है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों SO2 और NO2 की वजह से होता है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। शुद्ध सोने का मान कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोने का मान तो साथियों 24 कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट आपके इस सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी की अगर बात करते हैं तो इसमें साथियों ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। कह रहे कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके की अगर बात करते हैं साथियों तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल आपके सवाल का जवाब हो जाता है। कहने के सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ इनमें से अगर हम बात करते हैं तो हीरा आपका जवाब होना चाहिए और आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी ही हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा यानी कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? मैं कहूंगा सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपके सवाल का जवाब होगा। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या असर पड़ता है? बताइए साथियों। जंग जब लग जाता है ना तो लोहे के भार में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि उसका भार बढ़ जाता है। आंसर आपका बी है। गुब्बारे में भरने के लिए किस हल्की गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारे में भरने के लिए कौन सी गैस हल्की इस्तेमाल की जाती है? हीलियम गैस बहुत हल्की होती है साथियों, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, यानी कि रणनीतिक धातु ये किसको कहा जाता है? क्या सोने को कहा जाता है, टाइटेनियम को कहा जाता है, प्लेटिनम को कहा जाता है, यूरेनियम को कहा जाता है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, टाइटेनियम की अगर हम बात करें तो रणनीतिक धातु साथियों टाइटेनियम को ही कहा जाता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या? पानी की बूंदें गोल हो जाती हैं क्यों? सरफेस टेंशन की वजह से, यानी कि पृष्ठ तनाव की वजह से ऐसा होता है, पानी की बूंदें गोल हो जाती हैं। अगला सवाल देखिए, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो उस गैस का नाम क्या है? मैं कह सकता हूं नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप कर दीजिए। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उपयोग की जाती है? तो अगर यहां पर हम लोग साथियों बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, अमोनिया फ्रियोन की अगर बात करें तो यही गैस शीतलन यानी कि कूलिंग के लिए उपयोग की जाती है। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बताइए। तो आपका जवाब यहाँ पर लाल रंग हो जाएगा। आपको भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है ना ये साथियों अधिक होता है। आंसर आपका बी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? तो आपका जवाब जो होगा साथियों वो सृष्टि किरण के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि किरण जी ने ही अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है। उसके बाद देखिए साथियों, भारती राज का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक लेखक थे या फिल्म निर्माता थे, पत्रकार थे? मैं कहूंगा वो तो एक फिल्म निर्माता थे।
भारतीय राज्य, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? तो ये जो हटाया है वो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हटाया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथों, आपके एग्जाम में ये आएगा जरूर, भले किसी भी शिफ्ट में आ जाए, आपकी शिफ्ट में आ जाए या आपके मित्र की शिफ्ट में आ जाए। तो मैं ये कह सकता हूं प्रोजेक्ट गंगा जो शुरू किया है वो उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया है। यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मुझे बताइए। तो किसे नियुक्त किया गया है साथियों? कुमार शंकर को नियुक्त किया गया है। यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में जो है ना वो कुमार शंकर जी को नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मैं कहूंगा तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। यानी कि महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किसने मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? तो मैं ये कह सकता हूं कि सविता श्री भास्कर इनका नाम है, और सविता श्री भास्कर ने ही मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। ये भी अच्छा सवाल है। तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका जवाब जो होगा साथों वो बांग्लादेश हो जाएगा, क्योंकि तमीम इकबाल को बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये साथियों मैं कहूंगा गुजरात में आयोजित किया जाएगा। तो गुजरात आपके सवाल का जवाब होगा। किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला अभ्यर्थियों को सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो क्या आपके सवाल का जवाब हो सकता है, मुझे बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर साथों हम लोग बात करते हैं तो बिहार आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, क्योंकि बिहार राज्य सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला अभ्यर्थियों को सहायता राशि देने की घोषणा की है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? तो ऑपरेशन नासर जो शुरू किया गया है साथियों ये इजराइल देश के खिलाफ शुरू किया गया। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी ध्यान रखना चाहिए। ईरान ने इजराइल देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो यहां पर मैं आपसे कह सकता हूं कि गुजरात आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है। कहां 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यहां पर आपका जवाब कोलंबो हो जाएगा, क्योंकि 5000 से अधिक कोलंबो में 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। G7 शिखर सम्मेलन 2026 ये कहां पर शुरू हुआ है? तो पता साथियों कहां पर शुरू, मैं कहूंगा साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन 2026 की शुरुआत फ्रांस में हुई है। कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट का प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा तेलंगाना की बात चल रही है। तेलंगाना आपके सवाल का जवाब होगा। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो कहां पर आयोजित की गई है? मैं कहूंगा नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नई दिल्ली आपके सवाल का जवाब है। किस आईआईटी ने आर्सन सेफ नामक एक पोर्टल डिवाइस विकसित किया है? तो ये काम आईआईटी भुवनेश्वर के द्वारा किया गया है। यानी कि किस आईआईटी ने? तो मैं कहूंगा आईआईटी भुवनेश्वर ने, है ना, आर्सन सेफ नामक एक पोर्टल डिवाइस विकसित किया है। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने 64 जंगों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है? तो आपका जवाब जो होगा साथियों वो ओडिशा हो जाएगा, क्योंकि ओडिशा राज्य सरकार ने 64 जंगों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में चोनाला एल्बिस्ट्रिक्टा नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये काम जो हुआ है ये काम अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के शोधकर्ताओं ने चोनाला एल्बिस्ट्रिक्टा नामक तितली की एक नई प्रजाति की खोज की है। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है? तो मैं कहूंगा साथियों गुजरात आपका जवाब हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी होगा। तो अब साथियों उसके बाद साथियों आपके सामने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो रीजनिंग के इन सारे सवालों को आप लोग देखिए और अपनी रीजनिंग को साथियों मजबूत कर लीजिए। चलिए, तो आपसे यहाँ पर पहला सवाल कह रहे हैं कि वो चित्र जो समूह से संबंधित नहीं है। ये 4 चित्र दिए गए हैं, चित्र ए, चित्र बी, चित्र सी और चित्र डी। कौन सा सबसे अलग है? देखिए इसमें 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 2 कहाँ गया भाई साहब? 2 गायब हो गया। 3 है, 4 है, 5 है, यानी कि सबसे अलग यही हो जाए क्योंकि इसमें 2 नहीं है और 5 है। तो आंसर आपका क्या होगा? सी। सी कहां पर है? सी ऑप्शन नंबर सी वाले में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि क्या संगीत
चिकित्सा अस्पतालों में शुरू की जानी चाहिए, यानी कि संगीत चिकित्सा अस्पतालों में शुरू की जानी चाहिए। कह रहे कि हाँ भाई शुरू की जानी चाहिए। यह सिद्ध किया जा चुका है कि संगीत का शरीर और दिमाग पर स्वस्थप्रद प्रभाव पड़ता है, यह रोगियों को तेज से ठीक होने में मदद करता है। तो ये तर्क तो बहुत मजबूत है। कह रहे कि नहीं नहीं शुरू किया जाना चाहिए, ये मदद नहीं करेगा तो ये गलत है, मदद करेगा तो आंसर आपका जाएगा, जो तर्क एक मजबूत है इसके साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तर्क आपको बताने कौन सा मजबूत है। कह रहे कि हाँ दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। देखिए तर्क तो ये मजबूत है, भले ये बात सही ना हो कि भाई दालों को निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, लेकिन अगर दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि दूसरे देशों में रोक दिया गया जाने को, तो भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है और ये हमारे लिए फायदेमंद है। कहने कि नहीं दालों की कीमत पर निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि केवल तर्क एक मजबूत है और यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे साथों यहां पर कहा जा रहा है कि एक कंपनी के अकाउंटेंट ने पाया कि अलमारी से अत्यधिक धनराशि गायब है। अब आपको ही बताना है कि कार्यवाही आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं। आप उसमें कार्यवाही क्या, अब देखिए यहाँ पर 3 कार्यवाहियां हैं, 1 कार्यवाही, 2 कार्यवाही, 3 कार्यवाही। कह रहे कि उसे पुलिस को इसके बारे में सूचित करना चाहिए और उन्हें संदिग्धों की सख्ती से जांच करने को कहा जाना चाहिए, है ना। एक कंपनी के अकाउंटेंट ने पाया कि अलमारी से अत्यधिक धनराशि गायब है, उसे पुलिस को इसके बारे में सूचित करना चाहिए और उन्हें संदिग्धों की सख्ती से जांच करने को कहना चाहिए। उसे जल्द से जल्द अपने प्रबंध और अन्य अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, उसे किसी को सूचित नहीं करना चाहिए और घटना के बारे में चुपचाप, ये तो सरासर गलत है ना। तो उसे ये 2 काम करने चाहिए, है ना। पहले उसे क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द उसे अपने प्रबंधक, है ना, और अन्य अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। मैं कहूंगा सबसे पहले ये आपको करना चाहिए। क्या पता अकाउंटेंट ने पाया कि अलमारी से पैसे गायब हैं, क्या पता साथियों जो प्रबंधक हैं उन्होंने कंपनी के ही काम से निकाले हों, है ना, हो सकता है साथियों। तो या जो वहां का वित्त वगैरह देखता है उसने किसी काम से निकाले हो, उसने अकाउंटेंट को बताया ना हो, तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना चाहिए। अगर दूसरा देखा जाए तो फिर ये भी आप लोग कर सकते हैं। अगला सवाल आपके, यानी कि इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर ऑप्शन में लिखा हो कि दूसरा वाला सही है तो लगा देंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में ये लिखा हो कि दूसरा और पहला वाला सही है तो ये वाला फिर लगाएंगे। अगला सवाल देखिए, कथन आपके सामने है और कार्यवाहियां आपके सामने है। कहने के साथियों वर्षों में, यानी कि पिछले वर्षों में शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई, यानी कि जो सरकारी स्कूल छोड़ लेना उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। कार्यवाहियां साथियों हैं, कहने के सरकार को शहरी क्षेत्रों के ऐसे सभी स्कूल तत्काल बंद कर देने चाहिए जिनमें स्कूल छोड़ने वाली संख्या 20% से अधिक है। तो ऐसे बंद थोड़ी ना कर देना चाहिए, गलत है। शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वाले सभी विद्यार्थियों के माता पिता को दंडित भी नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि दोनों ही तर्क गलत हैं, कमजोर हैं। तो आंसर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए इनको आपको क्रम से लगाना है, बच्चा, विवाह, नवजात, रोजगार और शिक्षा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या आ सकता है, शिक्षा, रोजगार, नवजात, विवाह, बच्चा। मैं कहूंगा नवजात आएगा, यानी कि 3 नंबर सबसे पहले आ जाएगा, नवजात, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं नवजात के बाद क्या होता है साथियों, बच्चा बन जाता है, वो बच्चा बन जाता है साथियों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा, ठीक है भैया, बच्चा आ गया, उस यानी कि 1 नंबर आ गया। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों उसकी शिक्षा पर काम किया जाता है तो यहाँ पर शिक्षा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शिक्षा, यानी कि 5 नंबर आ जाएगा। और अगर बात करते हैं फिर उसको रोजगार दिया जाएगा, फिर वो विवाह कर लेगा, यानी कि 4 नंबर और साथियों 2 नंबर। तो ये कहां पर लिखा हुआ, 31,542 से 31,542 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि भैया यहाँ पर आपको बताने कि सबसे पहले कौन सा, मतलब इंग्लिश की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर इनको लगाया जाए तो कैसे क्या हो सकता है। देखिए साथियों JA है यहाँ पर, है ना, तो JA यहाँ पर सब में है, तो JAB है, यानी कि बी वाला सबसे पहले आएगा, सी से भी, इस सी से भी, इस सी से भी और एल से भी। तो ये 4 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद देखिए JAL तो बाद में आएगा, JAC पहले आएगा, JAC ये वाला या JAC वाला। देखिए यहाँ पर भी CK है, यहाँ पर भी CK, यहाँ पर भी CK, लेकिन यहाँ पर A है तो 2 नंबर सा तो पहले आ जाएगा, ये भी निपट गया। अब इसमें से देखिए JACK, ठीक है भैया, डी यहाँ पर आ गया, पी आएगा, डी आएगा, मैं कहूँगा ये आएगा फिर ये आएगा, यानी कि 3 आएगा और फिर 5 आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। बचा क्या, एक बचा, तो ये आ जाएगा, यानी कि 42,351 कहाँ पर लिखा हुआ है, 42,351 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 6वें तथा दाएं से 24वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। इसको समझाने के लिए साथियों मैं पूरी अल्फाबेट यहाँ पर लिख देता हूँ, ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। क्या कहा जा रहा है, करके दाएं से, यानी कि इस तरफ से छठा अक्षर क्या होगा, एक, देखिए कलर चेंज कर लेता हूं मैं, 1 2 3
4 5 6 यानी कि छठा अक्षर साथियों ये हो गया। कह रहे कि और फिर दाएं से 24वां अक्षर क्या होगा। देखिए अगर आपको दाएं से 24वां अक्षर कहा जाए तो आपको 27 में से वो नंबर घटा देना है। तो कितना बचेगा साथियों, यहां पर अगर बात करें 25 26 27 यानी कि 3 नंबर बचेगा। तो जब ये शुरू से 3 नंबर देख लीजिए। तो अगर इधर से आप देखोगे ना 24वां, एक बार ट्राई भी हम लोग कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आ गया 24 नंबर पर। तो अब आपको बताना है कि इनमें और इनके मध्य में कौन सा लेटर आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 5 इधर के हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 5 इधर के हटा दीजिए। अब इसमें से देख लीजिए 1 2 3 3 इधर के हटा दीजिए, 1 2 3 इधर के हटा दीजिए, क्या बचा, एल बचा। तो एल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ गए साथियों। चलिए तो उसके बाद देखिए, अच्छा इसको हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, वैसे ऐसे कर लो भी, ऐसे भी ज्यादा समय लगेगा नहीं, 5-6 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन सवाल बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। कहा जा रहा है कि टोक्यो, जापान, एशिया, इनके बीच जो आरेख बन सकता है वो सातों क्या बन सकता है, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। देखिए सबसे बड़ा इसमें से क्या है, एशिया, यानी कि एशिया हो जाएगा। उसके बाद ये जापान हो जाएगा, जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी। तो कुछ ऐसा आरेख बनेगा और ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर डी वाले में बना हुआ है। उसके बाद देखिए कथन आपके सामने है और आपके सामने यहाँ पर निष्कर्ष दिए रखे हैं। चलिए भैया इस सवाल को देखो और इस सवाल का जवाब आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए। यानी कि सभी छाते रेनकोट हैं, तो ये क्या होगा भैया, ये आपके यहाँ पर सभी छाते हो गए और ये सभी छाते क्या हो गए, ये सभी छाते यहाँ पर जो है ना वो रेनकोट हो गए, सभी छाते रेनकोट हो गए। सभी रेनकोट जो है ना, ये सभी रेनकोट क्या है, सभी रेनकोट यहाँ पर स्वेटर हैं, सभी रेनकोट स्वेटर हैं। सभी स्वेटर क्या है, सभी स्वेटर एक तरीके से साथियों जैकेट हैं, है ना। अब सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ जैकेट छाते हैं, जितना कहा जाए उतना साथियों आपको यहाँ पर करते जाना है। कुछ जैकेट छाते हैं, तो कुछ जैकेट मैं कहूँगा बिल्कुल ये जैकेट हैं, कुछ जैकेट छाते हैं, इतने जैकेट छाते, ये सही हो जाएगा। कोई भी जैकेट रेनकोट नहीं, गलत है। कुछ स्वेटर छाते, ये भी सही, यानी कि पहला और तीसरा आपका बिल्कुल सही है। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन में होगा आपके एग्जाम में जब आएगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि जैसे 15-5-150 में जो संबंध है वही संबंध 16-4-128 में और वही संबंध 7-7-98 में है। तो आपको बताना है कि 11-4 करके वही संबंध जो होगा वो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या है। देखिए हमें बनाना है 15-5 से 150। अगर हम इन दोनों की गुणा करा दे 15-5 75 हो जाएगा, तो 75 का ये डबल ही तो होता है। अगर हम इनकी गुणा करा दे 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 का डबल ही तो होता है 128। 7 7 49 होता है, 49 का डबल ही तो होता है 98, यानी कि 11 चौक 44। तो 11 चौक 44 का डबल क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो 88 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपके अगर यहाँ पर हम लोग साथियों बात करते हैं, आपसे कहा जा रहा है कि LGG PJL KMOOPTLSG 3 लेटर यहाँ पर साथियों कौन से आ सकते हैं, बात आपसे पूछी जा रही। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग साथियों बात करें, जैसे कि L से यहाँ पर P हुआ है तो मेरे हिसाब से 4 बड़ा है। P से यहाँ पर K हुआ है, अब देखिए P से यहाँ पर K हुआ है, PK, ये तो अपोजिट लेटर लग रहे हैं, है ना। K से अगर बात करते, K से O हुआ है, K होता है 11 पर, O होता है 15 पर। फिर से साथियों यहाँ पर 4 बड़ा है। O से L हुआ है, अपोजिट लेटर है। तो अब जो बढ़ेगा, अब 4 यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, है ना। तो L 12 पर होता है, यहाँ पर 16, यानी कि P आ जाएगा। P एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर। अब इसको देखिए, G से J हुआ है, G से J हुआ है, यानी कि 3 बढ़ाया गया है, ठीक है भैया। J से M हो गया है ना। J से M की अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कितना बढ़ाएगा, J 10 पर होता है, M 13 पर, यानी कि यहाँ पर भी 3 बढ़ाया गया, यहाँ पर भी 3 बढ़ाया गया, यहाँ पर भी 3 बढ़ाया और यहाँ पर भी 3 बढ़ाया गया। S 19 पर होता है, 19 में 3 बढ़ाओगे तो 22 आ जाएगा, 22 पर आता है साथियों V, ठीक है ना। तो PV कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर भैया क्या मैटर है, G 7 पर होता है, L 12 पर होता है, 5 बढ़ाया गया। L से O हुआ है तो कितना, L 12 पर होता है, O 15 पर होता है, 3 बढ़ाया गया है। O से T हुआ है, 5 बढ़ाया गया है। T से G हुआ, अच्छा एक काम करिए, T का अपोजिट होता है G, वही है कि एक बार 5 बढ़ाया गया G से L में, फिर अपोजिट होता है L का O, फिर 5 बढ़ाया गया, फिर T का अपोजिट होता है G, तो अब 5 बढ़ाया जाएगा, यानी कि G 7 पर होता है, 5 बढ़ाओगे 12 आ जाएगा, 12 पर आता है L, यानी कि PVL आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 1 है, 2 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 48 है, उसके बाद 384 है। तो आपको ये बताना है कि अगला नंबर सातों यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर कितना गुणा की गई है, 2 की गुणा की गई है। 2 से सातों यहाँ पर 8 हुआ है, तो कितने की गुणा यहाँ पर की गई है, तो 2 चौक 8, यानी कि 4 की गुणा। तो पहले 2 की गुणा, फिर 4 की गुणा। अब 8 से 48 हुआ है, तो 8 छंग 48 होता है 6 से। अब 48 से मुझे बताइए 384 होने में किससे। देखिए अगर 48 की 10 से गुणा कर दे तो 480 हो जाएगी, लेकिन ये 480 से कम है लगभग मेरे हिसाब से। 48 की 8 से गुणा करिए, क्यों, क्योंकि अगर 8 से गुणा करें तो 8 64 होता है, 64 का 4 देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए मैंने 8 से बोला।
तो 8 64 हो जाएगा, 4 32 और साथियों कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो इससे 300 कितना आ गया 8 से गुणा। अब यहाँ पर साथियों किससे 2 4 6 8 10 से करेंगे, तो 10 से करेंगे तो 3840 यहाँ पर आ जाएगा। और 3840 कहाँ पर है, 3840 जो आपका है ना वो ऑप्शन नंबर सी वाले में है, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देख लेते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 638 रुपए है और इस पर 45% का लाभ हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि लाभ कितना हुआ है। देखिए साथियों, यानी कि इस पर अगर 638 रुपए में कोई चीज अगर बेची गई है तो वो 45% का लाभ हुआ है, तो मैं कहूंगा ये तो फिर तो 145% हो गया। अरे भाई 45% के साथ ये वस्तु 145% में हो गई है ना। 145% की वैल्यू 638 है, तो हम 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 145 नीचे कर देंगे। अभी ये 1% की वैल्यू है, तो अगर आपसे पूछा जाता क्रय मूल्य कितना है तो आप सीधा सीधा इसकी गुणा 100 से कर देते, यहाँ पर 100 लगा देते, क्रय मूल्य निकल आता। लेकिन आपको लाभ बताना है तो भैया लाभ तो 45% है, तो 45% की वैल्यू निकालना होगी, तो यहाँ पर 45 से गुणा करना है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए तो 5 नीम 45 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 दूना 10, 5 नीम 45 आपका हो जाएगा। यहाँ पर इतनी बात क्लियर है। अब सातों मेरे हिसाब से ये पूरा पूरा कटेगा। 29 यहाँ पर 638, देखिए 29 दूना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 29 दूना कितना हो जाएगा, मतलब 60 से 2 कम हो जाएगा, 58 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा है 5 बचा है, फिर 29 दूना 58 हो जाएगा। तो कुल मिला के 22 यहाँ पर आ जाएगा। अब 22 गुणा 9 कितना होता है, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। 9 दूना 18 और एक आपका 19, यानी कि 198 लाभ होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साथियों दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पर क्रय मूल्य दे दिया गया है ना। यहाँ पर अगर बात करते हैं क्रय मूल्य है, और यहाँ पर दूसरी चीज क्या है साथियों, दूसरी चीज यहाँ पर अंकित मूल्य है ना। दूसरी चीज की अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या है साथियों, अंकित मूल्य है। तो साफ लफ्जों में कहा गया है कि अगर अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% है, तो अगर क्रय मूल्य 100 होगा तो अंकित मूल्य साथियों 40 अधिक होगा, यानी कि 140 होगा, ठीक है। यानी कि यदि वस्तु पर 50% की छूट दी गई है, क्या यदि वस्तु पर 50% की छूट दी गई है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, 50% की छूट दी गई, तो 140 अंकित मूल्य पर 50% की छूट हमने दे दी। 50 की वैल्यू निकाल लीजिए साथियों, 14 पंजे 70, यानी कि अगर अंकित मूल्य पर 50% की छूट दोगे तो 70 रुपए की वो चीज जाएगी। तो कह रहे कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य कितना है साथियों, कहीं ना कहीं 70 है। तो ये कितना प्रतिशत है क्रय मूल्य का, तो नीचे आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 70 रुपए आपका जवाब हो जाएगा। 70% आपका राइट आंसर यहाँ पर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं कि यदि सोहन 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक बाइक चला रहा है, तो सोहन 540 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो समय आपको बताना है, मैं आपको हर बार बताता हूं समय बराबर क्या होता है भाई साहब, दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल होता है ना। तो दूरी तो यहाँ पर आपको दे रखी है 540 किलोमीटर की दूरी है, चाल आपको यहाँ पर 25 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज आपको मैं यहाँ पर बतला देता हूँ, देखिए साथियों यहाँ पर आंसर घंटे में आ रहा है, दूरी किलोमीटर में दी गई है, ये मीटर प्रति सेकंड में क्या कर रहे हैं, यानी कि इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए, इसलिए हमें 5 से इसकी गुणा कराना पड़ेगी, 5/18 से। तो ये 18 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से मैंने हटा दिया, 18 ऊपर यहाँ पर लिख लिया। समझ गए साथियों, चलिए 5 से अगर कट करें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 5 अट्ठे 40, ठीक है भैया। और अगर बात करते हैं कितना आ गया, 108 गुणा 18 आ गया है, और यहाँ पर साथियों 25 आपका आ गया है। तो इसको आप क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। अच्छा एक सेकंड, मुझसे यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। मुझसे मिस्टेक क्या हो गई ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक सेकंड की इसको मैं हटा दूँ, इतना था मेरे पास, है ना, नहीं इतना नहीं, 25 था। 25 मीटर प्रति सेकंड को भैया किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं, तो 5/18 से नहीं बल्कि 18/5 से गुणा कराते हैं। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा होता तो मीटर प्रति सेकंड बदलते तो 5/18 से हम गुणा कराते। तो यहाँ पर 18/5 आएगा, तो 5 नीचे की जगह साथियों ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। इस 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 18 है ना, 18 3 आपका 54 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, यानी कि 6 घंटे का समय आकर जाके निकलेगा। तो 6 घंटे कहाँ पर है, 6 घंटे आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। आपसे कह रहे हैं कि एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं की यानी कि खुद की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर आपको यहाँ पर बताना है। एक बात यहाँ पर क्लियर है कि आपको समय दे रखा है, यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं, तो यहाँ पर आपको 10 वर्ष समय दे रखा है, साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी का मतलब क्या है कि अगर मूलधन कुछ भी मान लीजिए, मूलधन की अगर बात करते हैं, मान लीजिए अभी पी है,
तो वो मिश्रधन बन जाता है। मिश्रधन मिश्रधन जो है ना वो 3 गुना हो जाता है मूलधन का, यानी कि 3p हो जाएगा। अच्छा, एक होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पता है कैसे निकालते हैं? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 3p में से p घटाओगे तो साथियों 2p आ जाएगा, यानी कि ये आपका साधारण ब्याज हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब आपसे कहने के ब्याज की वार्षिक दर बताइए, तो दर बराबर क्या होता है? दर बराबर आपका जो होता है साथियों वो साधारण ब्याज गुणा 100 अपॉन p इंटू टी होता है। तो बस यही वैल्यू आप लोग रख दीजिए। साधारण ब्याज कितना निकला है? 2p निकला है, गुणा 100, और ये मूलधन है, मूलधन कितना निकला है? p निकला है, और समय कितना है? 10 वर्ष है। इस p से ये p कैंसिल, 2 से साथियों यहाँ पर 5, 5 से कैंसिल है 20 आ जाएगा, यानी कि दर जो निकलेगी वो आपकी 20% निकलेगी। और 20% कहाँ पर है? 20% आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल। आपसे यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है कि के अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तथा एम अकेला उसी काम को यानी कि समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। के तथा एम मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने के 5 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है। एम शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहाँ पर जो जो चीजें कही जा रही वो कर लीजिए कि के जो है ना एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, और एम की अगर बात करते हैं समान कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। एक नंबर यहाँ पर ले लीजिए जो कि 20 को भी कट कर सके, 30 को भी कट कर सके, तो 60 हो जाएगा, है ना। तो 20 तियां और 30 दुना। यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई? कहिए बिल्कुल क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि के और एम मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने के 5 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है। तो 5 दिन तक तो कार्य होता है। देखिए के एक दिन में 3 कार्य करता है, एम एक दिन में 2 कार्य करते हैं, दोनों लोग कार्य करते हैं 5, है ना। अच्छा, टोटल काम क्या है? टोटल काम ये 60 है। तो दोनों लोग 5 काम कर रहे हैं और 5 दिन तक कार्य होता रहता है, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 25 काम हो जाएगा। अच्छा, टोटल कार्य कितना है? 60 कार्य है। टोटल कार्य 60 कार्य है, 25 हो चुका है, 35 काम सा तो यहाँ पर बाकी है। कितना बाकी है? 35 काम बाकी है। यानी कि लेकिन अरे भाई के और एम मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने के 5 दिन पश्चात छोड़ देता है। तो अब के कार्य नहीं करेगा, अब सिर्फ एम कार्य करेगा। तो एम शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा? शेष कार्य है 35। एम जो है वो डेली 2 कार्य करता है, तो कितने दिन में हो पाएगा साथियों? मैं कहूंगा 35/2 दिन में हो पाएगा, और 35/2 दिन आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में, यानी कि लगभग 17 दिन में हो पाएगा काम। तो आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए साथियों इस सवाल को और देख लीजिए, और ये अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया, तो ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर यहाँ पर है। कह रहे कि यदि इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी कि आर की अगर हम बात करते हैं साथियों तो 14 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो 2πRh होता है। समझ गए? तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, पाई की वैल्यू साथियों 22/7 आ जाएगी। आर जो आएगा यहाँ पर, आर साथियों यहाँ पर 14 आ जाएगा, और एच जो आएगा वो यहाँ पर 20 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 7 दूना 14, ठीक है ना, 20 दूना 40 हो जाएगा, और ये आपका 22 दूना 88 हो जाएगा। तो 88 गुणा 40 से करिए, 4 8 32 हो जाएगा, 4 8 32 और आपका 35 हो जाएगा, यानी कि 3520 यहाँ पर आएगा। एक सेकेंड, चलिए देख लेते हैं, एक सेकेंड। 2 गुणा 22/7, 14 गुणा 20 हो जाएगा, 7 कम 7 दूना 14, 20 दूना यहाँ पर साथियों कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अच्छा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 होगा भाई साहब, ठीक है ना। तो 44 गुणा 4 से करा लीजिए, 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 और एक आपका 17, यानी कि 1760 आएगा। 1760 आपके सवाल। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।